प्रातःकालीन सभा में उपस्थित सभी हमारे देवतुल्य भाइयों एवं बहनों को नमन वंदन। मित्रों, प्रत्येक रविवार आपके इस पटना की धरती पर सुबह 8 बजे और शाम में 4 बजे इसी गायत्री शक्तिपीठ के प्रथम तल पर कार्यक्रम रखा जाता है। और इस कार्यक्रम का साहब एक ही उद्देश्य होता है कि कैसे आप अपने विद्यार्थी जीवन को बेहतर बनाएं। देखिए साहब, विद्यार्थी जीवन को कहा जाता है गोल्डन पीरियड। कौन सा पीरियड? गोल्डन पीरियड साहब। गोल्डन पीरियड का मतलब होता है सुनहरा काल। यह काल अगर चला जाएगा तो दोबारा फिर साहब नहीं आने वाला। इसी समय आपको अपने आप को बेहतर बनाना है। देखिए, अच्छाई बुराई तो सबके अंदर है। ऐसा कोई युवा नहीं मिलेगा जो साहब यह कह सके कि मैं 100% अच्छा हूं। कोई बोल सकता है? आपके अंदर बुराई है, सबके अंदर बुराई है, कुछ ना कुछ बुराई सबके अंदर है। लेकिन उस बुराई को सही कैसे किया जाए इसका मेथड नहीं पता है। इसका मेथड कैसे पता रहेगा साहब? क्योंकि मेडिकल साइंस के पास भी कोई ऐसा दवाई नहीं है। हमको मेरे अंदर साहब बुराई है, साहब मेरा मन पढ़ने में नहीं लग रहा, हमारा साहब 8 घंटा हम साहब स्टडी टेबल पर बैठ नहीं पाते, हमको अभी सोने का ज़्यादा मन कर रहा है। आप कोई ऐसा दवाई दीजिए कि हम 8 घंटा बेड से उठ करके टेबल कुर्सी पर बैठ जाए। क्या कोई डॉक्टर दे सकता है ये दवाई? दुनिया का कोई डॉक्टर ऐसा दवाई नहीं दे सकता। मित्रों, तो अपने आप को आप कैसे सुधारिएगा, यही बात यहाँ पर बताया जाता है। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि साहब अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है साहब। आज व्यक्ति हर किसी की सेवा करना चाह रहा है लेकिन खुद की सेवा नहीं करता। व्यक्ति कहता है हमारा दोस्त अगर सुबह उठ जाएगा तो मैं भी सुबह उठ जाऊंगा, मैं भी आ जाऊंगा गायत्री मंदिर। दोस्तवा को देखते हैं कि वो सोया हुआ रहता है तो हमारा भी मन क्या करता है? सोने का। देखिए साहब, हम दूसरे को सोचते दूसरा सुधर जाए तब हम सुधरेंगे। हम जाते हैं साहब क्लासरूम जाते हैं, हमारा दोस्त कहता है कि साहब पार्क हमको लेकर के चला जाता है। साहब यहाँ पर भी हम सोचते हैं हमारा दोस्त अगर पढ़ने जाएगा तो हम भी कहाँ जाएंगे? पढ़ने। मतलब हम हमेशा सोचते हैं दूसरा सुधरे, हम खुद को सुधारने की बात नहीं करते। खुद को सुधारने का मतलब क्या हुआ? खुद को सुधारना मतलब क्या? भगवान ने ये हमको शरीर दिया, इस शरीर के हर चीज़ों को अगर व्यक्ति सुधारना शुरू कर दे, हर चीज़ों को मतलब जैसे आपकी आंखें हैं, भगवान ने हमको ये आंख दिया है, आंख की सेवा आप कैसे कर सकते हैं? तो सही जगह हम क्लासरूम में बैठे तो कहाँ पर हम फोकस रखें? ब्लैक बोर्ड पे फोकस रखें। अब हमारा फोकस इधर उधर होगा। यही तो आँख की सेवा है कि आँख को हम सही डायरेक्शन में रखें। भगवान ने हमको कान दिया, इस कान की सेवा हम कैसे कर सकते हैं? कान की सेवा ये होगी साहब कि साहब अच्छी बातें हम सुने, चुगली को नहीं सुने। बहुत लोग चुगलीबाज मिलेंगे, बहुत सारे। अरे उस रूम में देखो वो तो दिन भर पबजी खेलते रहता है, हम भी आनंद ले रहे हैं साहब। ये देखिए, मुंह की सेवा कैसे हो सकती है? मीठा शब्द बोले। आज व्यक्ति मीठा शब्द नहीं बोलता। आज अच्छे स्कूलों में आप चले जाइए, व्यक्ति 2 बात नहीं बोलेगा, 4 बार गाली देगा। क्यों साहब? आज आप देखिए, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाइए, बड़े बड़े कॉलेज में जाइए। आप अगर पहला दिन किसी कॉलेज में गए होंगे, मित्र बनाए होंगे किसी यूनिवर्सिटी में, तो पहले तो ऐसे बात होता है, क्या साहब आप किस सेक्शन में? अच्छा हम तो सेक्शन ए में। आप किस सेक्शन? हम सेक्शन बी में। अच्छा एक ही क्लास में। लेकिन 1-2 सप्ताह 15 दिन बीतता है, दोस्ती जब बढ़ते जाती है तो आप उड़ जाता है, फिर गाली गलौज से बातें होने लगती। क्यों साहब? ये है कि नहीं रियलिटी आज सोसाइटी की? माफ कीजिए साहब, ये ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि साहब हम खुद की सेवा करना भूल गए। खुद की सेवा करना मतलब खुद को सुधारना भूल गए, खुद के मन को सुधारना भूल गए। नियमित मन गंदा होता है। नियमित प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मिनट हजारों विचार आपके मस्तिष्क में चल रहे हैं। अभी आप भी बैठे हुए हैं, हजारों विचार आ रहे हैं, बहुत सारे विचार आ रहे हैं। अरे साहब ठंड काफी लग रहा है, बहुत कनकनी हो। क्यों साहब? बहुत सारे विचार आपके अंदर अभी आ रहे हैं। उन विचारों को सही करने का जो मेथड है वही गायत्री महामंत्र है। जो गायत्री महामंत्र आपको यहाँ से सिखाया जाता है कि कैसे आप जब इस गायत्री मंत्र को नियमित जपते हैं, जब आप इसको नियमित उपासना करते, साधना करते, आराधना करते, तो आपके अंदर भी धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाता है। पहले जो व्यक्ति यहाँ पर आता है वो कहता है कभी मैं पढ़ने में वो मन नहीं लगता था, हम बैठ करके 10 मिनट बैठ करके पढ़ भी नहीं पाते थे, जो पढ़ते थे उसको हम भूल जाते थे। लेकिन जब मैंने गायत्री की साधना की और जब मैंने नियमित सेवा किया, बाल संस्कारशाला गए और बाल संस्कारशाला जा करके जब मैंने बच्चों को पढ़ाया, झोला पुस्तकालय गए, झोला पुस्तकालय में जा करके जब मैंने सेवा किया, तो मेरे अंदर भी क्या आ गया? चेंजिंग आ गया। और चेंजिंग आ करके मैं भी अपने आप को बेहतर बना करके चलता चला गया और मित्रों मैं जीवन में सफल आ गया। इसलिए साहब छोटा छोटा कदम बढ़ाइए, छोटा छोटा आप जब कदम बढ़ाइएगा तो आपके जीवन में भी एक चमक आ जाएगा, आपके जीवन में भी एक साहब शानदार आपकी भी उन्नति होने लगेगी। लेकिन साहब कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। हम साहब कदम बढ़ाते ही नहीं, हम खुद की सेवा करते ही नहीं। आपको साहब मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। देखिए साहब सेवा में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आपके अंदर ये जुनून है कि साहब हम खुद की सेवा करें, और जो व्यक्ति खुद की सेवा करेगा वही तो समाज की सेवा कर सकता है। क्यों साहब? आप नाम लेते हैं भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध क्या सिर्फ खुद की सेवा किए?
ये बताइए, समाज की भी तो सेवा की है, खुद की सेवा के बाद समाज की। आप नाम लेते स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद को पूरी दुनिया जानता है। अगर स्वामी विवेकानंद सिर्फ अपने लिए जीते, सिर्फ अपने परिवार के लिए, तो क्या दुनिया उन्हें जानता कभी? ये बताइए। क्या गांधी जी सिर्फ वकालत करते जिंदगी भर कि साहब मैं तो वकील हूँ, इतना अच्छा खासा वकील हूँ, खुद क्या है काम धंधा ठीक ठाक से चल जाता है, पैसा उसे कमा लेते हैं, घर परिवार, काहे देश आज़ादी में कूदना है, काहे डंडा खाना है, काहे साहब गोलियों के सामने मुझे जाना है, काहे मुझे जेल जाना है? तो क्या कभी गांधी बच पाते? ये बताइए। गांधी ने खुद की सेवा के साथ साथ किसकी सेवा की? समाज की सेवा की साहब, समाज की। शिवाजी समाज के लिए लड़े, महाराणा प्रताप समाज के लिए लगे। आप ही के बिहार के दशरथ राम मांझी अगर सोचते साहब बीवी तो चली ही गई, वाइफ का तो डेथ हो गया, क्यों मैं इतना बड़ा पहाड़ खोदूं, दुनिया को तो मतलब ही नहीं है। उन्होंने किसके लिए किया? समाज के लिए। समझे? जिन लोगों ने समाज के लिए किया, दुनिया ने उसे क्या बना दिया? भगवान की उपाधि दे दी। दुनिया ने उन्हें नमन किया, दुनिया ने उन्हें साहब पूजा। सेवा में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। जब आपको इस गायत्री शक्तिपीठ से जोड़ा जाता है तो आपको बताया जाता है 1 घंटा समय कहाँ देने के लिए? बाल संस्कार शाला में। आपको समय देने का मतलब कि आप खुद को सुधार रहे हैं। जब आप जा रहे हैं उस बाल संस्कार शाला में बच्चों को पढ़ाने के लिए, जब आप बच्चों को बताते हैं कि साहब गायत्री की साधना कीजिए, तो आपको भी अंदर से एक अनुभव होता है कि साहब जब मैं दूसरे को बता रहा हूं तो क्या मैं स्वयं करता हूं कि नहीं? आपका कोई छोटा भाई है घर में और छोटा भाई को आप बता रहे साहब अरे नशा मत करो, नशा बहुत बुरा चीज है, और शाम में आप ही जाके सिगरेट जला रहे हैं, तो ये बताइए क्या आपका भाई सुधरेगा कभी? साहब ये तो खुद सिगरेट पी रहा है, मुझे क्या सुधारेगा? इसीलिए मित्रों, जो सेवा का फिलॉसफी था, जो सेवा का विज्ञान था, ये सालों साल चले आ रहा था। हमारे जो युवा थे वो 1 घंटा सेवा करते थे और सेवा से उसके अंदर का सुधार बहुत तेजी से होता था। मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूँ, देखिए सेवा में कितनी बड़ी ताकत है। आज से 100 साल पूर्व एक व्यक्ति हुए राजस्थान में जिसका नाम था हीरालाल शास्त्री, और वो जो व्यक्ति था वो एक टीचर था। टीचर था कहाँ का? एक स्कूल का टीचर था, और उसकी सैलरी उस समय 45 रुपये थी। दोनों वाइफ हस्बैंड रहते थे और दोनों वाइफ हस्बैंड में हमेशा बात चलते रहता था। उनकी वाइफ हमेशा कहती थी कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, लड़कियों को आगे बढ़ाया नहीं जाता, हमेशा ये बात वो कहती थी, उनके भी दिमाग में चलता था। तो दोनों लोग आराम से रहते थे। 26 साल की उम्र में क्या हुआ, उसकी वाइफ का डेथ हो गया अचानक, ऑटोमेटिक वाइफ का डेथ हो गया ऑटोमेटिक। तो वो बहुत बड़े सदमे में चले गए, शौक में चले गए कि साहब हमारी वाइफ का क्या हो गया? डेथ हो गया। विचार किए, बहुत सारा विचार विमर्श किए। दुनिया वालों ने कहा कि दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी। लेकिन वो सोचते थे, वाइफ भी उनकी बहुत सेवा की थी। एक समय वो भी कभी तबीयत खराब हुआ था तो वाइफ भी उनकी बहुत सेवा की। तो वह सोचे क्या कि साहब मैं अपने वाइफ के सपने को पूरा करूंगा, जैसे दशरथ राम मांझी ने किया ना सपने को पूरा। उसके अंदर भी यही भाव आया कि साहब मैं अपनी वाइफ के सपनों को क्या करूंगा? पूरा करूंगा। तो उनकी वाइफ का सपना क्या था कि महिलाओं, जो हमारी आज की बहन बेटी है वो पढ़ नहीं पाती है, तो उन्होंने सोचा कि साहब इसी को मैं पढ़ाऊंगा। तो वो चले गए अपने वाइफ के गाँव, अपने वाइफ के गांव चले गए। देखिए सोचे कि जहाँ से मेरी वाइफ आई है उसी गांव में जाकर के मैं सेवा करूंगा। अब वाइफ के गांव पहुंचे तो गांव में कहे कि मैं यहाँ की जो भी बेटी लोग जो कि पढ़ती नहीं उसको मैं पढ़ाऊंगा। लोगों ने कहा कि साहब ऐसे ऐसे बहुत लोग आए जो कि साहब कहे कि आप साहब पढ़ाइएगा, 2-4 दिन में भाग गए। हमारे भी भाई देखिए नए नए बाल संस्कार शाला जाते हैं खोलने के लिए। अब बाल संस्कार शाला में जब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ के समाज, देखिए सोसाइटी इस तरह है, आप बुरा काम कीजिए, आप कहिए कि यहाँ आकर के हम ताश खेलेंगे इस जगह पे, तो लोग कहेंगे अच्छा भाई साहब समय कब है, हम भी पहुँच जाएंगे तुरंत। लेकिन आप जाकर के बोलिए कि साहब यहाँ पर हम आकर के गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छा सोसाइटी बनाना चाहते हैं, इस सब के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है साहब, ये कोई करता नहीं। लोग को अचंभे की बात लगती कि इतना बाल संस्कार शालाएं चल रहे हैं, इतने गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, पटना में 30 से 40 हजार, वो भी आज का युवा पढ़ा रहा है। आज का युवा, ये 20-25 साल का नौजवान जिसको साहब ये पार्क की दुनिया में व्यस्त रहना चाहिए, जिसको मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया में, जिसको अश्लील में बुराई में व्यस्त होना चाहिए, जिसको साहब चिल्लाने में और छेड़ने में व्यस्त होना चाहिए, वो आज गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है 1 घंटा। लोगों को ताज्जुब होता है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? तो साहब वह जो व्यक्ति था हीरालाल शास्त्री, वह भी पहुंचा। तो वह पहुंचा वहां पर, और साहब जैसे ही उन्होंने 5 लड़कियों को पहले बुलाया, और 5 पढ़ाने की जगह नहीं थी तो पेड़ के नीचे पढ़ाना शुरू कर दी। पेड़ के नीचे हमारे भी भाई जाते हैं, रोड के किनारे ही पढ़ाना शुरू कर देता है। देखिए पढ़ाते पढ़ाते निष्ठा कैसे लोगों को मजबूत हो जाती है। जब वही भाई पढ़ाते पढ़ाते अपने आप को जब बेटर जब बनाने लग जाते हैं तो उन्हीं में से कुछ लोग बैंक पीओ बन जाते हैं, उन्हीं में से कोई लोग
IAS बन जाते हैं, उन्हीं में से कोई लोग कलेक्टर बन जाते हैं, उन्हीं में से कोई लोग रेलवे में चले जाते हैं। आप सुनते हैं यहाँ पर एक्सपीरियंस कि साहब हम इस बाल संस्कारशाला में जाते थे पढ़ाने के लिए, और पढ़ाते पढ़ाते मेरे अंदर का वो चेतना जागृत हो गया, मेरे अंदर का वो बुद्धि जागृत हो गया कि मेरा भी मन पढ़ने में लग गया और मैं भी एक बेटर कलेक्टर बना, कलेक्टर भी बना तो एक बेटर कलेक्टर बना। तो साहब वह जो व्यक्ति था हीरालाल शास्त्री, वह 5 लड़कियों को लेकर के पढ़ाने लगा। गांव वालों ने कहा साहब कुछ दिन का खेला, भाग जाएगा यह व्यक्ति, भाग जाएगा, लेकिन उसके अंदर एक जुनून था कि समाज के प्रति भी मैं एक सेवा करूं। अब साहब उसने पढ़ाना शुरू किया तो लोगों को भी आश्चर्यचकित होने लगा। जो लोग भी कुछ दिन तक ही बोलेंगे, उसके बाद फिर शांत हो जाएंगे। लोग 5 दिन 10 दिन देखे साहब अरे ये तो कंटिन्यूअस पढ़ा रहा है, लोगों को अब आश्चर्यचकित हो गया। लोग अब अपनी भी बेटियों को भेजना शुरू कर दिया, वहाँ पे छज्जी बना दिए। लोगों को और विश्वास हुआ, साल 2 साल जब बीता तो लोगों ने फिर उसको पैसा दिया, बोला कि और आप बड़ा बनाइए। लोगों को विश्वास होने लगा। जब एक व्यक्ति अपने कदम को आगे बढ़ाता है तो पीछे वाले व्यक्ति को दिखता है कि नहीं साहब ये तो कर रहा है। आप यहाँ गायत्री शक्तिपीठ आए हैं, आपके लॉज में और भी लोग अभी सोए हुए होंगे, लेकिन आप जब कंटिन्यूअस आएंगे, आप जब यहाँ से जाकर के ध्यान कीजिएगा, अच्छे कामों में अपने दिनचर्या को लगाइएगा, कंटिन्यू, तो आपका भी पार्टनर, आपका भी भाई, आपका भी बहन देखे नहीं साहब इसमें तो वास्तव में बदलाव आया है, अब तो मुझ में भी बदलाव आएगा। व्यक्ति प्रमाण को खोजता है, व्यक्ति कथा को नहीं सुनता। कथा तो इतना है, रामायण सीरियल तो इतना लोग देखे हुए फिर भी क्यों नहीं सुधर जाते हैं? आप बताइए, यूट्यूब पर इतना लेक्चर है फिर भी लोग क्यों नहीं सुधर जाते? मित्रों, सुधरता व्यक्ति अपने आसपास के प्रामाणिकता को देकर कि हमारे आसपास क्या ऐसे कोई व्यक्ति है काम करने वाले, क्या हमारे घर में कोई ऐसा भाई है, क्या हमारे घर में कोई ऐसी बहन है जो साहब अच्छा बोलती है, अच्छा सुनती है, अच्छा करती है और अच्छे विचारों में विचरण करती है। ऐसे व्यक्ति चाहिए। तो साहब वह जो व्यक्ति था हीरालाल शास्त्री, वह काम करते रहा, काम करते करते लोगों ने सारा सुख सुविधा उसको उपलब्ध करा दिया। देखते ही देखते जो वो 5 बच्चियों से उन्होंने शुरू किया था, देखते ही देखते वो एक बहुत बड़ा महिला विश्वविद्यालय बन गया। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय बन गया, जिसका नाम पड़ा साहब बनस्थली विद्यापीठ। ये बनस्थली विद्यापीठ। आज आप कभी राजस्थान जाइए, जहां पर साहब छोटे छोटे प्रशिक्षण से लेकर के महिलाओं को आपको हवाई जहाज भी उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। हवाई जहाज आप देखिए, छोटे से 5 लड़कियों से शुरू हुआ और 5 लड़कियों से शुरू करके वो इतना बड़ा विश्वविद्यालय आज बन गया कि आज उस विश्वविद्यालय में हजारों लड़कियां पढ़ती, हर साल हजारों लड़कियां पढ़ करके निकलती है। और वही व्यक्ति, जिस व्यक्ति का मैं नाम ले रहा था, हीरालाल शास्त्री, जब देश आजाद हुआ, देखिए सेवा किया, अब आया वक्त सेवा का फल मिलने का। जब वही व्यक्ति, जब देश आजाद हुआ, जब देश में नई नई सरकारें बनी, गवर्नमेंट बनी, तो वह व्यक्ति कौन बने पता है? वह व्यक्ति राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने, वह व्यक्ति हीरालाल शास्त्री। मित्रों, ये होती है औरों के लिए जीने के लिए। आप सोचिए, जिस व्यक्ति को लोग सोचता था छोटी सी सेवा कर करके यह व्यक्ति कुछ नहीं बन पाएगा, छोटा सा सेवा उसने शुरू किया और वह सेवा देखते देखते इतना विराट रूप ले गया। आप सोचिए, वो दिन कभी याद कीजिए कि कैसे उसने 5 लोगों को बुलाया होगा, उसके अंदर वो उमंग होगा, कैसे उसने अपने अंदर के उमंग को, उत्साह को जगाए रखा होगा। आप लॉज से आए होंगे, हो सकता है आप सिंगल व्यक्ति होंगे लॉज से, आपके अंदर वो उमंग, वो उत्साह आपने अपने आप को जगाया होगा, नहीं साहब चलना है गायत्री मंदिर। हमारा मित्र नहीं भी जाए तो हम चलेंगे। वो उमंग, वो जज्बा, वो जोश जो आपके अंदर है, इस चीज को मित्रों जगाए रखिए। मैं निश्चित तौर पे गारंटी देता हूं, आने वाले समय पूरी सोसाइटी आपके साथ चलेगी, पूरी सोसाइटी, पूरा दोस्त, पूरा मित्र। जो मित्र आपको यह आज कह रहा है कि साहब आप आज भटक गए हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ इस शक्तिपीठ में जा रहे हो, कहाँ ध्यान, कहाँ इतना ठंडा में जा रहे हो, मित्रों मैं निश्चित तौर पे गारंटी देता हूँ, जिस शक्तिपीठ पर आप आए, अच्छाई को पचाने में थोड़ा सा समय लगता है, अच्छाई को पचाने में थोड़ा सा समय लगता है। आप इस चीज़ को पचाइए और जीवन को बेहतर बनाइए। मैं निश्चित तौर पे गारंटी देता हूँ, आपका आने वाला समय, आपका आने वाला भविष्य एकदम शानदार होगा, क्योंकि यही समय अपने आप को सही करने का। ये जवानी बीत जाएगा तो दोबारा फिर नहीं आने वाला साहब। ये जवानी अगर बीत जाएगा तो दोबारा नहीं आने वाला। यही समय आपके पास एक पर्याप्त एनर्जी है, यही समय आपके पास एक पर्याप्त सुविधा है, यही समय आपके पास एक पर्याप्त पैसा है खर्च करने के लिए। उसको सही से उपयोग कर लीजिएगा तो मैं निश्चित तौर पे गारंटी देता हूँ आपका आने वाला भविष्य शानदार होगा। नहीं तो ये समय अगर बीत जाएगा, किसी शायर ने बड़ी अच्छी लाइन नौजवानों के बारे में कहा, वह लाइन मैं हमेशा कहता हूँ कि साहब जवानी हवा का झोंका है, जवानी हवा का झोंका है। हवा का झोंका मतलब क्या? एक बार ये हवा पटना से निकल गया तो दोबारा फिर
नहीं आने वाला। फिर कहाँ इतना बढ़िया दाल भात चोखा बनाइएगा, इतना ठंडों में सवेरे सवेरे उठ के एकदम आ जाइएगा, फिर कहाँ ये मौका मिलेगा साहब, ये समय फिर कहाँ मिलेगा। तो किसी शायर ने बड़ी अच्छी लाइन कही कि जवानी हवा का झोंका है, जवानी कागज की नौका है, उठो जागो संभलो ऐ मेरे बिहार के नौजवानों, क्योंकि जवानी ही सुधरने का मौका है, जवानी ही सुधरने का मौका है। यही समय है सुधरने का, यही समय अपने आप को बनाने का। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, अपने आप को इस समय सुधारिए और अपने आप को इस समय बनाइए।